हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो गाइस, आप लोग बड़े होपफुल थे ना कि एमओयू साइन हो गया है तो अब लड़ाई रुक जाएगी। फाइनली आपने देखा कि 24 घंटे भी एमओयू अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। एमओयू 24 घंटे के अंदर खत्म हो गया। एमओयू के अंदर जो सबसे पहला क्लॉज था, ईरान और अमेरिका ने डिसाइड किया था कि लेबनान उसका पार्ट है। नंबर वन, लेबनान पे कोई अटैक नहीं होगा। नंबर दो, और लेबनान के अंदर से आर्मी जो है, इसराइल अपनी आर्मी को मूव करेगा। ठीक है। इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर, आप ये समझिए कि 2026 में जो जितने उसने अटैक किए उसमें 3912 लोग मर चुके हैं लेबनान में। 1.2 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। इसराइल ये कहता है कि वहाँ पे हिजबुल्ला जो है, जो इसराइल के ऊपर अटैक करता है, वो छुपा हुआ है। तो वो हिजबुल्ला के ऊपर अटैक करते हैं, तो जिसकी वजह से अब लोग मरते हैं। तो ठीक है, अब दैट्स फाइन। बट अमेरिका का ये कहना है कि उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आध बार बोला है कि यार, अगर कोई ड्रोन वहां से आता है और वो ड्रोन तुम गिरा देते हो और वो डेजर्ट के अंदर गिरता है और कोई अगर नुकसान नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां पे पूरी की पूरी बिल्डिंग्स उड़ा दो। अब हुआ क्या कि आपने देखा होगा कि फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती चली जा रही है इसराइल को लेके। ठीक है। और हुआ कुछ इस तरीके से था कि जब एमओयू साइन होने वाला था, तो आपको याद है कि एमओयू जस्ट साइन होने से पहले भी उसने बेरूत पे अटैक किए थे, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था। और अल्टीमेटली अब जब ये एमओयू साइन हो गया, तो इसराइल चीख चीख के ये कह रहा था कि भाई मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, क्योंकि इस पे मेरे कहीं साइन नहीं है। मेरा नेशनल इंटरेस्ट है। हिजबुल्ला मुझ पे अटैक कर रहा है, मैं तो लेबनान पे अटैक करके ही रहूंगा। और मैं लेबनान के अंदर से अपनी अपनी आर्मी को मैं निकालूंगा भी नहीं। तो कहीं ना कहीं उसने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी थी। बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं होपफुल था। लेकिन अभी जो हुआ वो 24 घंटे के अंदर, जो बेसिकली जेडी वांस ने स्विट्जरलैंड जाना था ना, तो इसराइल को समझ में आ गई कि अगर ये स्विट्जरलैंड पहुंच गया और फिर से इनकी आगे डिस्कशंस हो गई, तो बड़ा मुश्किल होगा इसराइल के लिए। तो उसने उसके स्विट्जरलैंड फ्लाई करने से पहले ही बेरूत पे अटैक किया। और बेरूत के ऊपर अटैक करने से करीब 15-16 लोग मरे। तो जिसकी वजह से क्या है कि अब ये एमओयू खारिज हो गया है। एमओयू, ईरान का ये कहना है कि वो इसका जवाब देगा, और अल्टीमेटली बैक टू जीरो आ गए। कल एक और चीज़ देखी हमने कि जेडी वांस ने इसराइल को खड़ी खोटी सुनाई है। इसराइल बेसिकली कहीं ना कहीं वो ट्रंप ने बोला होगा, ट्रंप ने डायरेक्टली नहीं बोल के जेडी वांस को बोला, और जेडी वांस ने जिस अंदाज में एक प्रोग्राम के अंदर जो सुनाई है, वो आपको सुनने चाहिए वीडियोस लिटरली। उसने ये बोला कि इसराइल को समझना चाहिए कि वो दे आर नॉट वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रू सेंस में इसराइल के साथ खड़ा था, साथ खड़ा है। अगर पूरी दुनिया में इसराइल आइसोलेट हो चुका है, लेकिन ये अमेरिका ही है जो इसके साथ खड़ा है, इसराइल के साथ, वो लेकिन अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और यहाँ तक कि जितने भी जो इसराइल जिन वेपन्स से डिफेंड करता है ना अपने आप को, तो 66% जो वो वेपन्स हैं डिफेंस के, वो अमेरिका ही उन्हें देता है। और वो कहाँ से देता है? जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनके टैक्स के पैसे से वो इसराइल को प्रोटेक्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन? उसने ये मंच पे कंफर्म किया है इस तरीके से कि इसके अमेरिकन का जो पैसा है टैक्स का, वो इसराइल को प्रोटेक्ट करने में जाता है। अब इससे ज़्यादा एक देश दूसरे देश के लिए क्या कर सकता है, कि खुद जानिए ना। लेकिन वो बदले में क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपने देखा वो रिस्पॉन्ड में बात मान ही नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त कि आप खुद इससे अंदाजा लगाइए कि एक एमओयू को वो नहीं मेंटेन कर पा रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर, अमेरिका के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हो जाए ना, तो उसके बाद पूरी दुनिया तो ये तो देखेगी ना कि यार ये कितना एम्बैरेसिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इसराइल को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। मतलब इसका मतलब उसकी एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली बार डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि फोर्स लगाए, अमेरिका इसराइल को फोर्स करे, और उस फोर्स के चक्कर में हो सकता है उनके रिलेशनशिप और ज़्यादा डिटीरिएट हो, ख़राब हो। बट मैं इस वीडियो के अंदर एक चीज़ बता देता हूँ कि कहीं न कहीं इज़राइल जब तक ये नहीं चाहेगा, तब तक कोई भी एमओयू साइन कर लो, कोई भी एग्रीमेंट साइन कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, मार्केट्स के अंदर पहले जो तेल का भाव था, वो एकदम गिर गया था पहले जब ये एमओयू साइन हुआ था। वापस से तेल के भाव में कुछ बढ़ोतरी हुई है। दोबारा से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे शिप्स हैं, बड़े कॉशियसली गुज़र रही हैं। कल ये खबर आई थी कि जो सेंटकॉम है, उसने वहाँ से ब्लॉकेट को हटा लिया है। शिप्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। लेकिन अब वापस से टेंशन बढ़ गई है। वापस से अब ये देखना है कि ईरान किस तरीके से इसराइल को जो है वो जवाब देगा। अगर वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है, तो फिर वापस से हम लोग बैक टू ज़ीरो हैं। मार्केट्स ने भी ये समझ लिया कि बॉस, ये एमओयू वेमओयू से लड़ाई नहीं रुकने वाली। ये लड़ाई अगर रुकेगी तो तभी रुकेगी जब इसराइल चाहेगा, और इसराइल किसी की नहीं सुन रहा है यार, किसी की नहीं सुन रहा है।
मतलब उसने कल जेडी वांस ने ये भी बोला उसको, इसराइल को, कि यार तुम्हारा देश का जो साइज है ना, पॉपुलेशन, वो 9 मिलियन लोग हो, लेकिन तुम्हारे को जब कोई नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन है, किलिंग। मतलब वही एक सोल्यूशन बचा है और कोई सोल्यूशन नहीं है। उसने ये भी बोला कल जेडी वांस ने, आपको पता है, कि भाई अगर हम इसको, ईरान को पर्शिया का लीबिया बना दें, मतलब जैसे लीबिया का हल किया था, एक फेल्ड स्टेट बना दिया लीबिया को, इसको भी बना देते हैं, तो क्या होगा भाई? है, मतलब उससे क्या पर्पस सॉल्व होगा, मिडिल ईस्ट को क्या हासिल होगा, अमेरिका को क्या हासिल होगा? सो फेल्ड स्टेट बना के भी क्या हासिल होता है? तो ये एक कहीं ना कहीं सिग्नल है जेडी वांस का और अमेरिका के, वो इस वक्त ये तो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान कन्विंस हो गया। और यहाँ तक मैं आपको बात बताऊं, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, अभी उसने भी ट्वीट करके, जो मुश्तबा खमेनेई ने ये ट्वीट किया है कि सुप्रीम लीडर बहुत कन्विंस नहीं था एमओयू से, लेकिन क्योंकि ईरान के इंटरेस्ट में, और ईरान का जो प्रेसिडेंट और ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि ये एमओयू किया जाए, तो चलो 1 मिनट के मैं ट्रायल के लिए मैंने अलाउ कर रहा हूँ। तो सुप्रीम लीडर को कन्विंस करके इन्होंने ये एमओयू साइन किया था ईरान ने। और आप सोचिए कि उसके बाद ये एमओयू के पहले क्लॉज को 24 घंटे के अंदर ही वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो आने वाले टाइम में तो कोई भी एमओयू, कोई भी नेगोशिएटर, कोई मीडिएटर बीच में बैठेगा ही नहीं। मतलब कल को कोई कहेगा ही नहीं कि यार इन दोनों की मीटिंग करवाओ। सो गाइस, सिचुएशन जो है वो काफी डिटीरिएट होती जा रही है जियो पॉलिटिक्स में। और मार्केट्स में आप देख ही रहो कि चाहे वो बिटकॉइन हो, फाइनेंशियल मार्केट्स हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कहीं ना कहीं अब क्या है कि फिर से मार्केट के अंदर, पहले ये था कि अगर एमओयू साइन हुआ है तो तेल सस्ता होगा, तेल सस्ता होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, तो अमेरिका के अंदर फिर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उनमें कटौती आ सकती है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। लेकिन अब फिर से मार्केट में क्या होगा कि यार अगर कोई एमओयू और अग्रीमेंट भी अगर इस लड़ाई को नहीं रोक सकते, तो फिर क्या ही रोकेगा? फिर तो इसका एंड बड़ा गंदा है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ने फिर से ये देख लिया कि यार अब हो सकता है कि फिर से मार्केट में, अमेरिका में स्पेशली, रेट कट हो जाए और रेट हाइक हो जाए, और रेट हाइक की वजह से लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो गई तो स्टॉक एक्सचेंज, बिटकॉइन, क्रिप्टो वापस ही गिरने लग जाएंगे। वैसे भी अमेरिका के अंदर, फेडरल रिजर्व के अंदर जो नया चेयरमैन आया है, केविन वॉर्श एक बड़ा ही खतरनाक चेयरमैन आया है। मतलब किसी ने सोचा नहीं था तो वो डोनाल्ड ट्रंप का आदमी, तो लोग सोच रहे थे आते ही रेट कट करेगा। बट भाई उसने जो करा है ना, उसने पता है क्या बोला है? उसने बोला है कि फेडरल रिजर्व आज के बाद कोई भी सिग्नल नहीं देगा, रत्ती भर सिग्नल नहीं देगा कि वो रेट कट करने जा रहा है या रेट को बढ़ाने जा रहा है। तो जिसकी वजह से मार्केट में ये हुआ, यार ये क्या हुआ? क्योंकि अगर यही नहीं पता लगेगा कि फ्यूचर में फेडरल रिजर्व रेट कट करने जा रहा है या रेट हाइक करने जा रहा है, तो फिर पता कैसे लगेगा, फिर मार्केट्स वैल्यू कैसे करेंगी चीजों को? ये भी एक कारण है कि आप बिटकॉइन के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आपने क्रैश देखा। केविन वॉर्श ने ये भी बोला कि जो 2% का इन्फ्लेशन का जो बेंचमार्क है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मार्केट्स ये सोच रही थी कि शायद वो 2% को 3% कर देगा, कि 3% इन्फ्लेशन इज ओके। बट नहीं, उसने बोला 2% इन्फ्लेशन इज एब्सोल्युटली ओके। और उसने ये भी बोला कि पिछले फेडरल रिजर्व ने खास कदम नहीं उठाए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो वो उठाएगा। तो इससे क्या पता लगता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, मार्केट में सिग्नल नहीं देना चाहता, और वो ये करना चाहता है कि भाई उसको बड़ी बैलेंस शीट पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि केविन वॉर्श के साथ कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं रहने वाला मार्केट्स का। इसीलिए आप मार्केट्स के अंदर आपके एक एक हल, मतलब कहीं ना कहीं एक अनसर्टनिटी पसंद नहीं होती मार्केट्स को, ठीक है ना? तो ये आप चीज देख रहे हो। अब ये इसका इम्पैक्ट एआई के स्टॉक्स पे भी दिख रहा है, और इसका इम्पैक्ट आपको स्पेसएक्स पे भी दिख रहा है। स्पेसएक्स का आपको पता ही चल गया कि अभी 20-25% का उसमें आपने करेक्शन देख लिया है। स्पेसएक्स में अभी स्टॉक्स और गिरेगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ये होता है हर आईपीओ के बाद, एक बूम आता है। गूगल के साथ, एप्पल के साथ, सबके साथ ये हो चुका है कि पहले स्टॉक आईपीओ के बाद बढ़ता है, फिर उसके बाद 50-50, 60-60% करेक्शन आती हैं। स्पेसएक्स के साथ भी वो हो सकता है। पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि स्पेसएक्स के आने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, आपको पता है? स्पेसएक्स के आने के बाद दुनिया का हर आदमी इलॉन मस्क को चाहता है, उसको एज अ हीरो की तरह देखते हैं बच्चे, जेनजीज। वो क्या कहते हैं कि भाई स्पेसएक्स के किसी तरीके से, स्पेसएक्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर पाए। एआई की कंपनियों के आने के बाद पूरी दुनिया का रिटेल ये चाहता है कि वो एआई में इन्वेस्ट कर सके। अभी एक ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी लोग हैं, स्पेशली इंडिया में भी, जो कंपनीज, जो एप्स अलाउ करती है ना, अमेरिकन कंपनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करती हैं, उनका ये कहना है कि 1/4 ऑफ देयर यूजर्स वर इधर बाइंग एंड सेलिंग स्पेसएक्स। तो 25% यूजर एक ऐप के, सोचो कि वो स्पेसएक्स में इंटरेस्टेड थे, जो एप्स अलाउ करती हैं अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। माना ये जा रहा है कि दुनिया भर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप दिन रात यूज करते हो, अब आप उस प्रोडक्ट के अंदर लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका हो गया है आसान।
हुआ कुछ इस तरीके से कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने देखा कि क्रिप्टो की मार्केट तो यार डाउन जा रही है, ट्रेडिंग भी कम हुई है। उन्होंने क्या करा कि टोकेनाइज स्टॉक्स, ब्लॉकचेन की वजह से आप किसी भी एसेट को टोकेनाइज कर सकते हो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आप टोकेनाइज कर सकते हो। तो वहां पे हुआ क्या कि जो जो स्टॉक्स थे उनके टोकेनाइज वर्जन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने लिस्ट कर दिए, और क्रिप्टो एक्सचेंजेस जनरली लोगों के पास होती है। अगर मैं आपको एक बाइनेंस का ही बोलूं, दुनिया की जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है, उनके पास आज की डेट में 7,000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं टोकेनाइज, और ईटीएफ्स लिस्टेड हैं। तो उन्होंने जब स्पेसएक्स को जब उन्होंने अपने यहाँ पे लिस्ट किया, जो उनका परपेचुअल जो फ्यूचर का जो प्रोडक्ट था, सबसे ज्यादा ट्रेडेड प्रोडक्ट बिटकॉइन का परपेचुअल फ्यूचर था। अब जो है वो स्पेसएक्स जो है वो सबसे हाईली ट्रेडेड एक प्रोडक्ट बन गया उनका। अब जिस इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्पेसएक्स ने मतलब लिटरली बाइनेंस को कमा के दे रहा है। सोचिए कि 400 मिलियन यूएस डॉलर का तो एसेट अंडर मैनेजमेंट है आज की डेट में बाइनेंस के पास, सिर्फ ये टोकेनाइज स्टॉक्स का और ईटीएफ्स का। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जितनी भी ट्रेडिंग हुई है, ठीक है, स्पेसएक्स के अंदर, ठीक है, जितनी भी ट्रेडिंग हुई है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, सो सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो था वो बाइनेंस के पास था। ओपन इंटरेस्ट में भी बाइनेंस लीड कर रहा था, ठीक है, वॉल्यूम में भी बाइनेंस लीड कर रहा था। हर मेट्रिक पे स्पेसएक्स को पूरी दुनिया की सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने लिस्ट किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम, अगेन जो दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, वो सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा था स्पेसएक्स में, वो बाइनेंस कर रहा था हर एंगल पे, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि जो फ्यूचर है वो पता क्या है। फ्यूचर ये कि हर आदमी चाहेगा एक ही ऐप हो जहां पे स्टेबल कॉइन मिलता हो, जहां पे वो क्रिप्टो खरीद सके, जहां वो बिटकॉइन ट्रेड कर सके, जहां बिटकॉइन एटीएफ हो, जहां पे पेमेंट ऐप भी हो, जहां पे वो स्टॉक्स भी खरीद सके, जहां वो टोकन्स भी खरीद सके, जहां पे यील्ड भी हो, जहां डीफाई भी हो। मैं फ्यूचर कुछ इस तरीके का देख रहा हूँ कि ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो दोनों चीजें एक ही ऐप के अंदर होंगी, वो सुपर एप्स कहलाई जाएंगी दुनिया की। और जो एप्स इनकी तरह अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगी, वो खत्म हो जाएंगी, रेस से आउट हो जाएंगी। इसीलिए इंडिया ने भी अभी ये देखा कि यार अमेरिका के अंदर इतना इंटरेस्ट जग गया है अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का इंडिया से भी, तो यार इसका फायदा बाहर की एप्स क्यों लें, या फिर इसका मतलब यूजर जो है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ की जो एप्स हैं, फाइनेंशियल एप्स है, जैसे ग्रो है, जीरोदास है, कल को इनको भी गिफ्ट सिटी के थ्रू आप लिटरली बहुत आसान कर देंगे कि आप कोई भी लिटरली इनके अंदर इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो इस तरह का प्रोविजन लेके आ रही है गवर्नमेंट। सो कहीं ना कहीं चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और मुझे ये दुख भी हो रहा है कहते हुए कि कोई इसमें सेलिब्रेट करने की कोई वजह नहीं कि वॉर नहीं रुक रही। बट कहीं ना कहीं मुझे एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इज द बॉस, बट रियलिटी में इसराइल इज द बॉस। जो चाबी है वर्ल्ड पीस की वो इसराइल के पास है, और जब तक वो नहीं चाहेगा ये वॉर नहीं रुकेगी। और ये हमने क्लियर देख लिया है। और अमेरिका आज से पहले इतनी बड़ी कैश 22 सिचुएशन में नहीं फंसा है कि दुनिया उसे देख रही है कि यार एक 14 पॉइंट का एमओयू अमेरिका इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, तो फिर अमेरिका अमेरिका किस बात का है। आप समझ रहे हैं। चलिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।